वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है क्लास 11th के लिए वो 2 पार्ट्स में हमें स्टडी करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है सेंटर ऑफ मास और सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। ओके, तो चैप्टर का नाम तो आप डाल ही लीजिए, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अब डिस्कस करूंगा मैं वो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होगी। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले भाई कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास या व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों बातें हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है और क्यों इसकी स्टडी हमें करनी चाहिए। तो देखिए, जो न्यूटन्स लॉज होते हैं, न्यूटन के लॉ पढ़े ना आप लोगों ने, 3 लॉ थे, वो पॉइंट मास के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मतलब बहुत छोटा हो बस हैवी हो उसको पॉइंट मास कहेंगे। और अगर कोई मास एक्सटेंडेड हो, बड़ा साइज का हो, तो न्यूटन्स लॉ उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना हो तो हमें पॉइंट मास या तो चाहिए या पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक किसी पॉइंट पर सेंटर समझते हो, कंसंट्रेटेड, सिचुएटेड लेट कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो एक लाइन हम सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहते हैं उस पर हम एक लाइन आपको बताना चाहते हैं। तो हम कहेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटर ऑफ मास, ये जो न्यूटन्स लॉ होते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। अब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो हमारा तो उसका पूरे का मास हम एक छोटी जगह पर सिचुएटेड लेट कर लेंगे। वो प्लेस जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट का मास सिचुएटेड होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो हम एक बात ये भी बता दें, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज वी कंसीडर total mass of extended object at a point, such point is called center of mass। शॉर्ट में हम लोग सेंटर ऑफ मास वर्ड को सीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब प्रॉपर डेफिनेशन, तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गई कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों लिया हमने। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हो ना, सुना आप लोगों ने पहले से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिस्टम या ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का टोटल वेट सिचुएटेड होता है। जानते हो बात कि नहीं जानते हो? जैसे इस मार्कर को मैं बैलेंस करना चाहूं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे उंगली पर रखूं रुक जाएगा, क्या पॉसिबल है बताओ? लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह होगी पूरे में जिस पर ये बैलेंस हो जाएगा। देखो बैलेंस हो गया, थोड़ा सा भी इधर उधर शिफ्ट करें अगर तो गिर पड़ेगा कि नहीं गिर पड़ेगा बताओ? क्योंकि यहां बैलेंस क्यों हुआ? इट्स टोटल वेट इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा, मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, मैं मास की बात करूंगा अभी। जैसे हम लोग बकेट लेके चलते हैं हाथ में, कभी देखा बाल्टी लेके पानी भर के, तो हम वन साइड ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वाई? ऐसा क्यों? स्ट्रेट क्यों नहीं चल पाते एकदम? क्योंकि हमारा वेट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाता है, उसे फिर बैलेंस करना चाहिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पे तब रहेगा जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर प्लेस पर हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम का वेट सिचुएटेड होता है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास, पूरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम का वो पॉइंट
जहां पर सिस्टम का या ऑब्जेक्ट का मास सिचुएटेड कंसीडर कर सके हम। तो अब प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, सच अ पॉइंट इन एनी ऑब्जेक्ट और एनी सिस्टम net mass is concentrated या situated भी कह सकते हैं, और situated, ओके, ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट का मास कंसंट्रेट हो या सिचुएट हो, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीएम, यानी सेंटर ऑफ मास नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें टू पार्टिकल्स हो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देखो ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट या सिस्टम के अंदर हो, इन बिटवीन हो, आउटसाइड भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट या सिस्टम के अंदर ही रहता है। यहां मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब क्या है, सुनिए, एक हमने ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस जैसा ले लो और इसको वाई एक्सिस। टू पार्टिकल सिस्टम की बात हो रही है, हमने टू पार्टिकल्स ले लिए। देखो ये दो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, एक का मास कुछ आप ले लो, जैसे m1 कह दिया, दूसरे का m2 कह दिया। ओरिजिन से अगर यहां की पोजीशन वेक्टर कहूं तो उसे हम r1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म है ये। और दूसरे का पोजीशन वेक्टर हम लोग कह देंगे r2। इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करेगी जो लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट मास को जो लाइन ज्वाइन करेगी, उस पर कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। ध्यान देना, वो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, उसे हम सीएम से डिनोट करेंगे। उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे आर सीएम। क्या लिखेंगे, ये सफिक्स में सीएम है। अब ये टू पार्टिकल सिस्टम का हम लोग डेफिनेशन में अगर बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कैलकुलेशन के बाद कि इन दो चीजों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता। सुनिए, पहले टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिया हमने, तो कितना बनेगा बताओ, m1 प्लस m2। दो पार्टिकल है, दोनों का टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2। और जो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है, उससे हमने क्या नाम दिया है, RCM इज इक्वल टू इनके अलग अलग मास और पोजीशन वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करिए ऐसे, और फिर उनको सम करिए। ये प्रैक्टिकल वैल्यू आती है, इसको एक्सपेरिमेंटली समझा जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा लेट वेट लिखते हैं, जानते हो हमेशा जब हम कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं, थ्योरी लिखते हैं, तो पहले शुरुआत क्या करते हैं, जैसे हम कहेंगे लेट अ सिस्टम हैव टू पार्टिकल्स। देखो इसमें दो पार्टिकल लेट किए हमने कि नहीं, बताओ, ऑफ मासेस, उनके मास क्या लेट किया आपने, बताओ, m1 एंड m2। देखो ये मास लिए हैं। पोजीशन वेक्टर्स वो क्या लिए बताओ आपने, पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2। यहां तक कोई डाउट बताओ। अच्छा, ये सब तो देखकर अच्छा लिख सकते हो। अब हम कहेंगे मेन इसके बारे में चर्चा, हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। देखो अलग अलग लिए, m1 फिर r1, m2 फिर r2।
इंडिविजुअल लिए उनके प्रोडक्ट्स, उनका सम किया। तो यहां पर ये बात इस जगह पर अब हम यहां डाल देते हैं, हम कहेंगे हियर प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास of system and position vector of center of mass, okay, is equals to sum of product of individual mass and position vectors of particles। जब इतना लिख देना आप, तब ये फॉर्मूला लिखना, देखो m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट RCM इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2। अब इससे देखो एक हम फाइनल कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। देखो यहां से RCM का एक फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। वो क्या बनेगा, m1 R1 प्लस m2 R2 अपान m1 प्लस m2। बताओ भैया लोगों, ये वाली बातें बचेंगी। अब सुनो, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है। आर तुम लोग जानते हो क्या होता है एक्चुअल में? आर का जो फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर वाइज, अगर हम पूछें आपसे, अगर नहीं भी जानते हो तो जान लो, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये सुन लीजिएगा, आर कोई पोजीशन वेक्टर है जो एक्स वैल्यू उसकी आई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, आई मतलब फॉर्म होता है आई जे के, एक्स की तरफ क्या लेते हैं वेक्टर आई, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के। तो इसको हम देखो आर को थ्री एक्सिस में ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो? तो यानी हमारा जो आरसीएम का फार्मूला, अगर हम इसको इन टर्म ऑफ कार्टेजियन लिखें, किसके फॉर्म में लिखें, इन टर्म ऑफ कार्टेजियन कोऑर्डिनेट। ये सुने नाम आपने, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सुने कि नहीं सुने? हाँ, इन टर्म ऑफ कार्टेजियन कोऑर्डिनेट। एक्स सीएम लिखूं मैं अगर, तो हमें यहां क्या लिखना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। ऐसे अगर हम वाई सीएम लिखना चाहे सपोज करो, तो वाई सीएम m1 y1 m2 y2 अपान m1 प्लस m2। बताओ। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ZCM लिखें तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से डिस्कशन, इस तरह से यहां पर डिस्कशन हो जाएगा पूरा 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। इतना नोट करिए, फिर हम लोग आएंगे n पार्टिकल सिस्टम। तो मैं बात कर रहा था आपसे सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास में 2 पार्टिकल सिस्टम का डिस्कशन खल्लास। अब हम बात करेंगे n पार्टिकल सिस्टम पे। किस पे? चलो हेडिंग डालेंगे आप, देखो यहां पार्टिकल हेडिंग चेंज होगी। जहां 2 वर्ड लिखा वहां क्या आएगा, n मतलब कोई नंबर मोर देन 2, n पार्टिकल सिस्टम। अब डायग्राम में मॉडिफिकेशन होने वाला है कुछ। भाई हमारे पास कितने पार्टिकल हैं बताओ? अच्छा, मोर देन 2। तो अब 2 तो हम बनाए बैठे पहले से, और 8 10 15 20 50 100 200 बना दो। मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात हो गई ना। ऐसे पूरा सॉलिड ऐसे ऑब्जेक्ट कोई हो गया, वो बनाए इन पार्टिकल से। अब देखो जो पोजीशन वेक्टर से ध्यान देना प्लीज। जैसे ये m3, अब ये m3 बोल दो, तो इसकी डिस्टेंस को हम यहां से क्या बोलेंगे, r3। इसका मान लो हमने मास mn बोल दिया, क्या बोल दिया, तो डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, rn। भाई नाम ही तो बढ़ाने तो मैं यार, और कौन सी टेंशन है बताओ। ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, इन पे वेक्टर लगा दिया करो। जैसे ये मान लो इसका जो है mn-1 है, तो पोजीशन वेक्टर भी हो गया rn-1। इसमें कोई डाउट है? डायग्राम मॉडिफिकेशन समझ में आया? मैं इसी मॉडिफाई कर रहा हूं इसलिए, जिससे तुम्हें आसानी से बात समझ में आए।
अलग से ना पढ़ना पड़े। तो पहले ये 2 पार्टिकल सिस्टम था, अब ये हो गया n पार्टिकल सिस्टम। तो ये जो डॉट डॉट इन दोनों को ज्वाइन किया था, ये हिस्सा हटा लेना चाहिए मुझे, तो ये वाला हिस्सा नहीं, बीच में से डॉट डॉट ज्वाइन कराया था हम लोगों ने। अब सुनो, तो अब तो तुम लोग जानेगा n पार्टिकल सिस्टम का डायग्राम में क्या चेंज आया। मैनी पार्टिकल्स बना दो, मासेस m1 m2 m3 mn कर दो, पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 rn कर दो, और एक कहीं पॉइंट बीचों बीच में ले लो, उसकी पोजीशन वेक्टर rcm कह दो, उस पॉइंट को cm बोल दो। क्लियर? यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास इस cm पर सिचुएटेड माना जाएगा। क्लियर? कंसंट्रेट। शुरुआत यहीं से करेंगे उसी तरीके से, स्टाइल वही है। देखो अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखो, लेट अ सिस्टम हैव कितने पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn। कोई डाउट? पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 डॉट डॉट rn। चाहो तो इन पे वेक्टर्स लगा दिया करो, इनका नाम ही पोजीशन वेक्टर है। अब हम कहेंगे हियर प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड पोजीशन वेक्टर cm, cm बोल दो या rcm बोल दो, इसको एक्चुअल में rcm बोलते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मासेस दैट इज एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स दैट इज करके। अब सुनो, यहां पर फॉर्मूले में उतनी चीजें बड़ी हो जाएंगी। कैसे बड़ी हो जाएंगी जरा देखना। यहां पर हमारे पास लिखा क्या है, m1 प्लस m2 rcm लिखा है। देखो अब हम इस चीज को नीचे लिख दे रहे हैं लाइन में, यहां पर लिख दे रहे हैं इस जगह पर। देखो बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं हमें। तो हमने अभी बोला था m1 प्लस m2, अभी 2 थे पहले, अब हमारे कितने होंगे, mn rcm। बोलो बच्चा लोग, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn तक चले जाओ भाई, बढ़ाते बढ़ाते। तो ये फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग अब हम थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। इस वाले को भी इसी तरह देखो, तो m2 r2 m3 r3 और आखिरी कहां तक जाओगे, mn rn। नहीं चले जाओगे बताओ, अपान में चले जाओ, कहां तक चले जाओगे, mn तक। कहां तक चले जाओगे, mn। बताओ भैया लोगों, इतना समझ में आई बात? बिल्कुल उसी में तो थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं, और क्या यार, आसान सी बात है, नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब देखो, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन बोलने का मन हो मेरा, तो x2 तक तो गए थे, m3 x3 डॉट डॉट mn xn अपान m3 डॉट डॉट mn तक। बोलो भाई फार्मूला। ऐसे ycm लिखना होता तो m3 y3 डॉट डॉट mn yn बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। बताओ, अच्छा n तक बड़ा एक्सटेंशन हो रहा है, केवल zcm लिखने का मन हो, m3 z3 डॉट डॉट mn zn बाई डॉट 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 mn। बोलो बोलो सब लोग बोलो। अब इसमें और बातें करूंगा मैं, फिलहाल इतना नोट करो आप लोग।